और बताओ माला बेटा, तुम्हें क्या करना पसंद है? घर गृहस्थी में मन लगता है या आजकल की लड़कियों की तरह ज़्यादा टाइम मोबाइल पर रील देखने में ही बिता देती हो? नहीं नहीं माँ जी, रील तो मैं कभी कभार ही देखती हूँ। वैसे तो रोज़ ही मैं सुबह से लेकर दोपहर तक बच्चों के साथ स्कूल में बिज़ी रहती हूँ। बाकी अगर कभी थोड़ा बहुत समय मिल भी जाए तो मैं पेंटिंग्स बनाना पसंद करती हूँ। अरे वाह माला बेटा, तुम्हारे तो नाम की तरह तुम्हारी तो वाणी भी मन मोह लेती है। तुम बोलती हो तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। थैंक यू माँ जी, ये प्यार है आपका, वरना मुझ में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। बहन जी, आपकी बिटिया हमें बहुत पसंद है। आप ये समझ लीजिए हम मांग कर ले जा रहे हैं आपके घर की लक्ष्मी को। और हाँ, बेफिक्र रहिएगा, अपने घर में भी लक्ष्मी बना कर ही रखेंगे। अनीता को माला एक ही नज़र में भा गई थी। यूँ तो अनीता ने अभी तक अपने बेटे राहुल के लिए कई लड़कियां देखी थी, लेकिन माला पर आकर जैसे उसकी तलाश पूरी हो गई थी। अनीता के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे मोहित की शादी 6 साल पहले अंजू से हो चुकी थी और अब वो अपने छोटे गुणी बेटे के लिए योग्य लड़की की तलाश कर रही थी। देखो तो कैसे रस टपका रही है माँ जी इस माला पर। ऐसा लग रहा है लड़की नहीं, स्वर्ग की अप्सरा देख ली है इन्होंने, जो पगलाई जा रही है। मुझसे रिश्ता पक्का करते समय मेरी तो इतनी नज़र नहीं उतारी थी माँ जी ने। ऐसा लग रहा है प्यार दुलार फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। आने दो इस माला को, मैंने भी 4 दिन में छठी का दूध याद ना दिला दिया तो मेरा नाम अंजू नहीं। अब तो ये अंजू के फेर में फंस गए। अब इस माला का गृह प्रवेश मैं कराऊंगी। माला और राहुल का रिश्ता पक्का हो जाता है। माला शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। शादी के बाद अब तो ये मेरे इलाके में आ गई है। अब इसे ऐसा फंसाऊंगी कि याद रखेगी। अंजू बहू, अरे बड़ी बहू कहाँ हो, जल्दी आओ। जी माँ जी, बताइए क्या हुआ? देखो अंजू, अभी तक तुम घर में अकेली बहू थी तो तुम जैसा भी उल्टा सीधा कच्चा पक्का करती थी सब चल जाता था। लेकिन तुम अब घर की बड़ी बहू हो, अब तो तुम्हें खुद को बेहतर साबित करके दिखाना ही होगा। और इतना तो समझती हो कि छोटे हमेशा बड़ों के ही पद चिन्ह पर चलते हैं, तो तुम जैसा मार्ग दिखाओगी वैसे ही वो भी आगे बढ़ेगी। माँ जी, मुझे इस घर में आए हुए 6 साल हो गए। आप ही बताइए, इन 6 सालों में मैंने आपको कभी शिकायत का कोई मौका दिया है? मैं तो हमेशा से ही हर काम मन लगाकर करती हूँ। अब रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अब इतना समझ लो कि अभी तक जो हुआ सो हुआ। अब आगे से बड़ी हो तो बड़ों जैसा फ़र्ज़ भी निभाना है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। सर्वगुण संपन्न छोटी बहू मिल गई है तो अब किसी को अंजू थोड़ी ना अच्छी लगेगी। मैं तो अब माँ जी की आंखों में खटक रही हूँ। ठीक है, इस माला का नशा 2 दिन में ना उतार दिया ना तो मैं भी बदायूं वाली नहीं। अब वहाँ खड़ी होकर धीरे धीरे होठ क्यों फड़फड़ा रही हो? जाओ और जाकर माला से पहली रसोई का शगुन करवाओ। चलो माला, मैं तुम्हें तुम्हारी रसोई दिखा देती हूँ। भाई, हमने तो इतने साल खूब सेवा की सबकी, अब तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबके दिलों पर राज करना है। जी भाभी। अंजू माला को रसोई में सब समझा देती है और बहाने से रसोई से बाहर आ जाती है। माला जल्दी से सब्जियां काटती है और खाना तैयार करने लगती है। थोड़ी देर बाद, अरे माला माफ़ करना, मैं ज़रा बाहर काम में फंस गई थी, इसलिए रसोई में तुम्हारी मदद ना कर सकी। देखो ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम्हें सब काम अकेले ही करना पड़ गया। कोई बात नहीं भाभी, मैंने सब्जियां बना दी है। माँ जी ने कहा है कि माँ जी की कुछ सहेलियाँ मुँह दिखाई के लिए आने वाली हैं। मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ, आप थोड़ा सा रसोई देख लेंगी? अरे तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं हूं ना रसोई में, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माला की रसोई से जाती ही अंजू माला के बने हुए खाने में झट से गरम मसाला, नमक और मिर्ची मिला देती है। अरे वाह, देवरानी जी ने तो खीर भी बनाई है। दिखने में तो भैया बहुत स्वादिष्ट लग रही है, लेकिन मैं इसे स्वादिष्ट रहने थोड़ी ना दूंगी। ये गई खीर के अंदर तो कटोरी शक्कर। अब इस खीर में इतनी शक्कर हो गई है कि जो इसको खाएगा उसके मुंह में खीर कम और शक्कर ज़्यादा आएगी। अब आएगा मज़ा, जब घर में सब डबल डोज वाला नमक, मिर्च और गरम मसाला और शक्कर वाला खाना खाएंगे ना, तो माला के नाम की माला जपने लगेंगे। थोड़ी ही देर में सास अनीता खाना लगाने के लिए आवाज़ लगाती है। माला बहू, आओ बेटा, खाना लगा दो, फिर मुंह दिखाए के लिए पड़ोस की औरतें आएंगी। जी माँ जी, अभी लगा देती हूँ। अंजू और माला मिलकर सबके लिए खाना लगा देती हैं।
बस अब ये फंस गई। अभी खाने का पहला कोर मुंह में डालती ही माँ जी माला को जो सुनाएगी मज़ा आ जाएगा। लेकिन अंजू की उम्मीद से उलट कोई भी कुछ नहीं बोलता और सभी खुश होकर उंगलियां चाट चाट कर खाना खाते रहते हैं। माला बहू, तेरे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर तो मज़ा ही आ गया। और बेटा, हमारे यहाँ ये रस्म है कि अगर बहू के हाथ का खाना मन को भा जाए ना तो उसे शगुन ज़रूर देते हैं। तो ले बेटा, ये तेरा इस घर में पहला शगुन। अरे उसकी पहली रसोई है, बस शगुन देकर ही काम चला लोगे क्या? वो सोने की बालियाँ दीजिए ना। ये सब हो क्या रहा है? मैंने तो इसकी सब्जी में इतना मसाला भर दिया था, फिर भी इसकी तारीफ हो रही है। हे भगवान, मैं तो खीर में चीनी डालना भूल ही गई थी। पता नहीं फीकी खीर को सब चटकारे लेकर कैसे खा रहे। और मैंने तो बहुत कम मसालों में सब्ज़ी बनाई थी। ये सब्ज़ी में से मसालों की इतनी महक कैसे आ रही है? अब राज की बात तो ये थी कि अंजू ने मसाले डालकर माला के बेस्वाद खाने में जान डाल दी थी और फीकी खीर में मिठास। अगले दिन आज इसकी बक्सा खुलवाने की रस्म होने वाली है, जिसमें बहू सास की पैर छूकर उन्हें साड़ी और सुहाग का सामान देती है। यही सही मौका है, माँ जी के नाम का पैकेट इसके अटैची से गायब कर देती हूँ। जब 4 रिश्तेदारों के सामने खाली हाथ पैर छुएगी ना, तब आएगा मज़ा। कुछ ही देर में बक्सा खुलवाने की रस्म शुरू हो जाती है। माला सास की पैर छूने के बाद उन्हें देने के लिए साड़ी और सामान वाला पैकेट ढूंढने लगती है। अब ये फंस गई, अब देखती हूँ क्या करती है। माला हड़बड़ाते हुए सास की साड़ी ढूंढती रहती है। क्या बात है, सास की साड़ी लाना भूल गई क्या? अरे हम सब जाने हैं आजकल की लड़कियों को अपना फैशन का सब सामान याद रहता है इनको, लेकिन बड़े बुजुर्गों की इज्जत सामान फालतू की बात लगे हैं इन्हें। ऐसी बात नहीं है, मैं भूली नहीं थी, वो साड़ी थोड़ा नीचे दब गई थी। सास की साड़ी गायब देखकर माला अपनी एक नई साड़ी निकालकर सासू माँ के हाथ में थमा देती है। अरे वाह, तू तो बड़े नए ज़माने की साड़ी लाई है मेरे लिए। इसे तो बांधने का भी झंझट नहीं है, हुक लगाओ और हो गया। मेरा तो दिल खुश हो गया साड़ी देखकर। ये ले मेरी तरफ से शगुन के 500 रुपये, अपने गुल्लक में डाल देना। सास के मुंह से देवरानी की तारीफ के बोल सुनकर अब अंजू से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि अब तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, ये इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं है। हनीमून पर गोवा गई थी ना, भाभी को अपनी फ़ोटो नहीं दिखाओगी क्या? अरे क्यों नहीं भाभी, आइए बैठिए ना, सारी फ़ोटो मेरे मोबाइल में है, मैं अभी दिखाती हूँ। माला खुशी खुशी जिठानी अंजू को अपने हनीमून के फ़ोटो दिखाने लगती है। अरे भाई, इतने प्यारे प्यारे फ़ोटो आए तुम दोनों की। इनकी जगह मोबाइल फ़ोन में नहीं, बेडरूम की दीवारों पर है। एक काम करो, ये जो गोवा की तस्वीर है ना, इनका एक कोलाज बनाकर अपने कमरे में लगा लो। सचमुच तुम्हारा कमरा खिल उठेगा। लेकिन भाभी, इन फ़ोटोज़ में मैंने छोटी छोटी ड्रेस पहन रखे हैं, कभी माँ बाबूजी देखकर नाराज़ होने लगे तो? देखो माला, अपने कमरे के अंदर पति पत्नी का अपना स्पेस होता है और वे उसमें जैसे चाहे वैसी तस्वीर लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता माँ जी इनके बीच में कुछ कहने वाली है। अरे तुम आजकल की लड़की हो, कहाँ इन तक क्या सी बातों में पड़ी हुई हो। जिठानी की बात सुनकर माला के अंदर जो थोड़ी बहुत हिचक थी वो भी निकल जाती है और वो अपनी गोवा की तस्वीरों को प्रिंट करवा कर कमरे की दीवार पर सजा देती है। अब ये फंस गई। आज तो ऐसा तमाशा होगा कि माला के मोती बिखरने तो तय है। माँ जी आइए ना, चलिए माला के कमरे में चलकर देखते हैं, आखिर क्या ठोका पीटी कर रही है कमरे में। अंजू सास को लेकर माला के कमरे में पहुंच जाती है। वहाँ पर अनीता माला और राहुल की तस्वीरें देखकर माला को घूरने लगती है। बस अब हुआ धमाका। माला, हमें पता ही नहीं था कि भाई हमारी बहू रानी इतनी गुड लुकिंग है। तुम्हारी तस्वीरें देखकर तो लग ही नहीं रहा कि ये तुम हो। अच्छी अच्छी हीरोइन पानी भरने लगेंगी तुम्हारे सामने। तुम ऐसा करो, ये साड़ी वाड़ी छोड़ो और ऐसे मॉडर्न ड्रेस ही पहना करो। सास के मुंह से देवरानी की तारीफ सुनकर अंजू अपना सिर पीट लेती है। उसे समझ में आ गया था कि वो चाहे जो भी कर ले, माला के नंबर कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। रितु और सुरेश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रितु कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी, वहीं सुरेश कॉलेज का काफ़ी फेमस लड़का था।
कॉलेज की ज़्यादातर लड़कियां सुरेश पर फिदा थीं। वहीं सुरेश भी फ्लर्टिंग में काफ़ी तेज था, मगर वो हमेशा सपने देखता कि रितु उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। रितु को भी सुरेश अच्छा लगता था। एक दिन सुरेश कैंटीन में सही मौका देखकर रितु को प्रपोज कर देता है। उस दिन के बाद से रितु और सुरेश कॉलेज के बेस्ट कपल में गिने जाने लगे। रितु को लगता कि सुरेश दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है और वो उससे बहुत प्यार करता है। मगर सुरेश रितु के अलावा और भी कई लड़कियों से बातें करता और उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का नाटक करता। एक दिन कॉलेज में रितु की फ्रेंड ने रितु से कहा, रितु, तुझे पता है सुरेश तुझसे चीट कर रहा है? पागल हो क्या? सुरेश कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तुझे नहीं पता, मैंने सुरेश को कई बार अलग अलग लड़कियों के साथ घूमते देखा है। मैं तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करती। रितु, तुम्हें मेरी बात सच नहीं लग रही है ना? देख लेना, एक दिन बहुत पछताओगी। कुछ दिनों के बाद एक शाम रितु अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गई। वहाँ उसे सुरेश किसी लड़की के साथ उसके हाथों में हाथ डालकर बैठा हुआ देखा, जिसे देख रितु के तो होश ही उड़ गए। उसने सुरेश को कॉल किया, लेकिन सुरेश ने उससे झूठ बोलकर फ़ोन काट दिया। अगले दिन कॉलेज में, सुरेश, तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की और मेरे साथ धोखा करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर कल रात मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें उस लड़की के साथ रेस्टोरेंट में नहीं देखा होता तो शायद कभी यकीन नहीं करती कि तुम ऐसा कर सकते हो। जब सब सच पता चली गया है तो अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ धोखा कैसे कर सकते हो? ओ प्लीज, अब ये रोना धोना मेरे सामने मत करो, चली जाओ यहाँ से। सुरेश रितु को रोता हुआ छोड़कर वहां से चला जाता है। उस दिन रितु को एहसास होता है कि उसकी फ्रेंड ने सुरेश के बारे में जो कुछ भी कहा था सब सही था। रितु अपनी फ्रेंड के घर जाती है। यार, तूने सही कहा था, सुरेश ने मुझे धोखा दिया। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था, मगर तूने मेरी बात ही नहीं मानी। मगर अब रोने से क्या फ़ायदा? इससे तेरी ही सेहत खराब होगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूं? अब रितु की फ्रेंड उसके कान में कुछ कहती है और दोनों मुस्कुराने लगती हैं। अगले ही दिन से रितु कॉलेज और शहर बदलकर अचानक सुरेश की जिंदगी से गायब हो जाती है, जिसका सुरेश पर भी कुछ खास असर नहीं पड़ता। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। ओए होए, आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई की शादी है। शादी मेरी है? अरे तू इतना खुश क्यों हो रहा है? मेरा खुश होना तो बनता ही है ना भैया, आखिर मेरी भाभी जो आ रही है। सुरेश अपने भाई की शादी के लिए काफी खुश होता है। घर में शादी की जोर शोर से तैयारी होती है। सुरेश भैया की शादी में खूब एंजॉय करता है और अगले दिन घर में लंबा सा घूंघट किए बहू गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद सुरेश अपनी भाभी के पास जाता है। अरे भाभी, आपका रिश्ता पक्का होने से लेकर सगाई तक मैं यहाँ नहीं था, और शादी से घर तक आप ये घूंघट में ही है। अब टाइम आ गया है, एक बार घूंघट उठाइए, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ भाभी। तुझे भाभी का चेहरा देखने की बहुत जल्दी लग रही है। अरे जल्दी क्यों ना हो माँ, भैया के पास भाभी की एक फोटो तक नहीं थी, और भाभी किसी सोशल मीडिया पर भी नहीं है। हमें भी तो उनसे मिलना है, आखिर इनका इकलौता देवर हूँ मैं, और मैंने अभी तक एक बार भी इनका चेहरा नहीं देखा। लो बहू, अपने इकलौते देवर को अपना चांद सा चेहरा दिखा ही दो। सास के बोलने पर जैसे ही दुल्हन अपना घूंघट उठाती है तो उसका चेहरा देख सूरजमुखी के जैसा खिला सुरेश का चेहरा अचानक बुझी हुई मोमबत्ती जैसा हो जाता है। उसके चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ जाती हैं। क्या हुआ देवर जी, मुंह में कुछ अटक गया है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी। सुरेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रितु की शादी भैया से कैसे हो गई, और अब रितु इस घर में आ गई है तो कहीं वो सुरेश के बारे में सारी सच्चाई सबको बताना दे। बेटा,
अब आएगा मज़ा। अब सुरेश अपने कमरे में चला जाता है। उस रात वो सिर्फ करवटें बदलता रहता है पर सो नहीं पाता। उसे पूरी रात यही चिंता लगी रहती है कि अगर उसने घर वालों को उसके बारे में बता दिया तो क्या होगा। अगले दिन सुरेश रितु के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर रितु किसी न किसी बहाने उससे बात करना इग्नोर करती है, जो सुरेश को और ज़्यादा बेचैन बना देता है। अब मैं क्या करूं? अब तो इसे कुछ बोल भी नहीं सकता, भाभी जो बन गई है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक शाम जब सब कहीं बिजी होते हैं तो सुरेश मौका देखकर रितु के कमरे में चला जाता है। देखो रितु, मुझे नहीं पता तुमने मेरे भैया से शादी क्यों की है, लेकिन अगर मुझसे बदला लेने के इरादे से आई हो ना, तो मैं आज तुम्हें बता दूं कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। मेरे घर वालों को मेरे या हमारे बारे में कुछ भी मत बताना, प्लीज़। रितु को ये बात सुनकर और सुरेश की हालत देखकर हंसी आ जाती है। सुरेश, तुम तो हमेशा अपनी अकड़ में रहते थे। तुम्हें तो किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था ना, और तुम्हें तो मेरे होने या नहीं होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर आज मेरा यहाँ होना तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रहा है? वैसे एक बात और, तुम्हें लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है ना। अब देखो ये लड़की तुम्हारी ज़िंदगी के साथ क्या करती है। ये कहकर रितु कमरे से बाहर चली जाती है और सुरेश रितु की बात सुनकर पहले से भी ज़्यादा घबरा जाता है। रितु जब भी अपने सास ससुर के पास जाती, उनसे बात करती या उनके पास बैठती तो सुरेश की धड़कनें बढ़ जाती। उसे हमेशा यही डर लगा रहता कि कहीं रितु उसकी सच्चाई सबको बता ना दे। अब उसका हर दिन इसी चिंता और डर में बीतने लगा। एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहा था। मम्मी पापा, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। रितु के ऐसा बोलते ही सुरेश की तो जैसे सांसें थम जाती है। उसे लगता है कि आज तो रितु उसकी ज़िंदगी का सारा कच्चा चिट्ठा माँ बाप को बता ही देगी। अब रितु की नज़र सुरेश के चेहरे पर होती है। मुझे आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। हाँ बताओ बेटा, क्या हुआ? पापा, हाँ, आज कितनी गर्मी है ना। हाँ, गर्मी तो बहुत है। चलो ना एक नया एसी खरीद लाते हैं। आइडिया बुरा नहीं है। तो चले फिर। अरे पर अभी? हाँ हाँ, आप ही तो बोलते हैं ना, कल कर सो आज कर, आज करे सो अब, इसलिए अभी चलते हैं। इस पर सुरेश ज़बरदस्ती अपने भाई और पापा का हाथ पकड़कर उन्हें उठाकर एसी खरीदने ले जाता है। पीछे से रितु उसे ऐसा देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही होती है। अब हर रोज़ घर में ऐसा ही होता, जहाँ रितु घर वालों से बात करने जाती और सुरेश उसकी बात को काटने की कोशिश करता। देखते देखते दिन, फिर हफ्ते और महीने बीतने लगे। अब सुरेश भी रोज़ रोज़ के इस नाटक से परेशान हो गया था। मैंने रितु को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब मैं एक और दिन इस डर के साथ नहीं रह सकता। अब या तो मैं ये घर छोड़कर जाऊंगा या खुद ही सबको सारी सच्चाई बता दूंगा। फिर देखता हूँ ये रितु मुझे कैसे टॉर्चर करती है। अगले दिन संडे होता है। घर में सब एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी रितु एक बार फिर से कहती है, मुझे आप सबसे सुरेश के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। रितु के मुंह से अपना नाम सुनकर सुरेश के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। वो क्या है ना कि इससे पहले कि वो कुछ बोलती, सुरेश घबराकर खुद ही बिना रुके अपने सारे कर्म घर वालों को बताना शुरू कर देता है, जिसे सुन घर वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और अब वो रितु की तरफ देख रहे होते हैं। मुझे माफ़ कर दो मम्मी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ की है। अब मैं दोबारा ऐसा कभी किसी के साथ भी नहीं करूँगा। तुमने सही कहा था बेटा। आज तेरे मुंह से तेरे सारे कुकर्मों के बारे में सुनकर और तेरा ये पछतावा देखकर समझ में नहीं आ रहा कि तुझे मारे या माफ करे। हमारा मकसद इसे इसकी गलतियों का एहसास दिलाना था, जो शायद इसे हो गया है। क्यों? क्या मतलब? मतलब मैंने शादी से पहले ही घर में सबको हमारे और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। बस तभी से हमें तुम्हारे रियलाइजेशन का इंतज़ार था, जो अब तुम्हें शायद समझ में आ गया है।
तो मैं पक्का इसका पश्चाताप करूँगा। मैं उन सब लड़कियों के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगूंगा और शुरुआत यहीं से होगी। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर सुरेश रितु के पैर छूकर उससे माफ़ी मांगता है और साथ साथ उन सभी लड़कियों से माफ़ी मांगता है जिसका उसने दिल दुखाया था। सुशीला और ओम प्रकाश जी का एक छोटा सा खुशहाल परिवार था जिसमें उनके साथ उनके 2 बेटे रहा करते थे। बड़े बेटे आलोक की शादी अनुष्का के साथ हो गई थी और छोटे बेटे अनुज की शादी नहीं हुई थी। वैसे तो घर में सब कुछ ठीक था, बस सुशीला जी की शक करने की आदत बड़ी खराब थी। सुशीला जी को देखकर कभी कभी ओम प्रकाश जी भी लोगों पर शक करना शुरू कर देते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक बार अनुज कहीं बाहर घूमने गया और लौट कर आया तो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया। अनुष्का भाभी, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। क्या हुआ देवर जी, इतनी आवाज क्यों दे रहे हैं? और कब आए आप? मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे भाभी, बस अभी 10 मिनट ही हुए हैं। अब जल्दी से यहाँ आइए, मेरे पास बैठिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे क्या बात है बेटा, तू तो घर में घुसते ही बस अपनी भाभी को आवाज दे रहा है। माँ बाप को भूल गया क्या? अरे सुशीला, देवर भाभी है, बराबर की उम्र है दोनों की, अपना दिल की बातें एक दूसरे से कर लेते हैं। देखिए माँ, पापा सब समझते हैं, आप तो कुछ भी नहीं समझती। अरे रहने दे बेटा, मैं जो समझती हूँ ना वो कोई नहीं समझ सकता। अब ये बता, इतना चिल्ला चिल्ला कर अपनी भाभी को आवाज क्यों दे रहा था? भाभी देखिए तो, आपके लिए एक बहुत प्यारा गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये देखिए, पिंक कलर की साड़ी। आपको पिंक कलर बहुत पसंद है ना? वाह देवर जी, साड़ी तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। मैं जब ये साड़ी पहनूंगी ना तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगी। अनुष्का बहू, तुम्हें नहीं लगता कि ये साड़ी पहनकर तुम्हें सबसे पहले आलोक को दिखानी चाहिए? मम्मी जी, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, मेरा वो मतलब नहीं था। कुछ दिनों के बाद अनुष्का के कमरे में। भाभी, क्या कर रही हैं आप? आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बताइए ना देवर जी, क्या ज़रूरी बात है? भाभी, आज शाम को तैयार हो जाइएगा, आपको मेरे साथ कहीं चलना है। लेकिन कहाँ देवर जी, मुझे बताइए तो सही। और देखिए, 7 बजे आलोक ऑफिस से आ जाते हैं, मैं शाम को आपके साथ कहीं कैसे चल सकती हूँ? भाभी, हम भैया के आने से पहले आ जाएंगे ना, और मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, बस आप अच्छे से तैयार हो जाना। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगी। और देखो, अगर मम्मी पूछे ना हम कहाँ जा रहे हैं तो आप कुछ भी बहाना बना देना, प्लीज़ उन्हें कुछ मत बताना। शाम के वक्त अनुष्का अच्छे से तैयार होकर अनुज के साथ घर से बाहर जाने के लिए निकलती है। अरे अनुज बेटा, अनुष्का को लेकर कहाँ जा रहे हो? अब वो पापा, कुछ ज़रूरी काम था, भाभी को कुछ शॉपिंग करनी थी। तेरी भाभी को शॉपिंग कराने के लिए आलोक है ना बेटा, तू क्यों परेशान हो रहा है? नहीं मम्मी जी, उनके साथ तो मैं हमेशा ही जाती हूँ ना, आज देवर जी के साथ जाने का मन कर रहा था तो बस। मम्मी, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। घर से बाहर जाने के बाद अनुज अनुष्का को एक कॉफ़ी शॉप में लेकर जाता है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? बताइए ना, क्या बात है देवर जी? तभी वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आती है। भाभी, मुझे आपको तनु से मिलवाना था। तनु मेरी गर्लफ्रेंड है। देखिए ना, इस बारे में मैं घर में किसी को कुछ नहीं बता सकता था, इसलिए चुपचाप आपको यहाँ लेकर आया। अरे वाह देवर जी, तनु तो बहुत सुंदर है, मुझे तो बड़ी पसंद है। बैठो ना तनु। थैंक यू सो मच भाभी। अनुज मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताता रहता है, आपसे बहुत प्यार करता है ना, और आपकी रिस्पेक्ट भी। जानती हूँ, लाखों में एक देवर मिला है मुझे, ऐसे केयर करता है जैसे मेरा छोटा भाई हो। भाभी, आप भी तो मेरे दिल की हर बात बिना कहे समझ जाती हैं। आपके जैसी भाभी भी किस्मत वालों को मिलती है। आप चिंता मत करो, तनु की और आपकी शादी की बात मैं खुद मम्मी पापा से करूँगी, वो भी मान जाएंगी। उधर आलोक घर पहुँचता है और अनुष्का के बारे में पूछता है। अरे मम्मी पापा, क्या बात है? आज अनुष्का घर पर नहीं है, कहाँ गई है? अब बेटा, हम कुछ भी कहेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए हम तो चुप ही रहे तो बेहतर है। क्या बात है मम्मी, साफ साफ बताइए ना, वैसे भी ऑफिस से थका हारा आया हूँ, और आप इस तरह गोल गोल बातें मत करिए। अरे बेटा कुछ नहीं, बस अनुष्का अनुज के साथ शॉपिंग करने गई है। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते?
दोनों देवर भाभी के बीच क्या चल रहा है? दिन रात दोनों गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं। अरे कहने में तो मेरी बहू है, लेकिन क्या करूं? ये आप क्या कर रही है मम्मी? आप जानती भी हैं अनुष्का मेरी पत्नी है और अनुज मेरा छोटा भाई। इसीलिए तू जरा अपनी आंखें खोल के रख बेटा। अनुष्का और अनुज की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही जवान हैं और आजकल कुछ पता ही नहीं चलता। मम्मी, अनुष्का और अनुज देवर भाभी हैं। देख बेटा, यह रिश्तों की पाठशाला तू मुझे मत पढ़ा। क्या देवर क्या भाभी, आजकल किसी भी रिश्ते में कुछ सच्चाई बची है क्या? जरा अपनी बीवी पर नजर रख, वरना कल को कुछ उल्टा हो गया ना तो हमसे मत कहना। कुछ दिनों के बाद आलोक, मैं ज़रा अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगी। कौन सी सहेली से मिलने जा रही हो? अब वो सीमा है ना, मेन मार्केट में मॉल के पास रहती है, बस वहीं तक जा रही थी। अच्छा ठीक है, जाओ मिलकर आओ अपनी सहेली से। शाम को ऑफिस से आते वक्त आलोक अनुष्का को अनुज की बाइक पर बैठे हुए देख लेता है और फिर घर आने के बाद, क्या बात है, मिलाई अपनी सहेली से? हाँ बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई थी। जानते हैं हमने खूब सारी बातें की। और सहेली के घर पर ही थी या कहीं घूमने भी गई थी? अरे नहीं आलोक, बस उसके घर से ही जाकर आ रही हूँ, और कहीं जाने का तो वक्त ही नहीं मिला, सीधा वहीं से आ रही हूँ। तभी वहाँ पर अनुज आता है। अरे भाभी, आपका ये इयररिंग शायद खुलकर गिर गया था, मेरी बाइक की सीट पर अटक गया था। थैंक यू देवर जी, मैं इसे ही ढूंढ रही थी। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? क्या चक्कर है तुम दोनों के बीच? सीधे सीधे बताओ मुझे। भाई, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वो भाभी है मेरी। आलोक, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आप जानते भी हैं अनुज मेरा देवर है। अगर देवर है तो उसके साथ बाइक पर क्यों घूम रही थी? और तुम्हारा इयररिंग इसकी बाइक की सीट में कैसे अटका हुआ था? माफ़ करना आलोक, मैं आपको बताना भूल गई, लेकिन अपनी फ्रेंड के घर से लौटते वक्त रास्ते में मुझे देवर जी मिल गए और बस मैं उन्हीं के साथ बैठकर घर तक आ गई। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो, मुझे सब पता है तुम दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। शर्म नहीं आती देवर भाभी के रिश्ते को गंदा करते हुए? अनुज, आप मुझ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अपनी बीवी का इस तरह अपमान करना अच्छी बात नहीं है। मैं भी इस घर में नहीं रह सकता जहाँ मेरी बड़ी बहन जैसी भाभी के साथ मेरे रिश्ते को बदनाम किया जाए। तभी वहाँ पर सुशीला जी आ जाती हैं। अरे क्या गलत कहा मेरे बेटे ने? तुम दोनों एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाते हो, मजे करते हो, और आलोक पति है अनुष्का का, वो इसे कुछ भी कह सकता है। लेकिन मुझे ऐसे पति के साथ नहीं रहना जो मेरे ऊपर शक करता है। मैं भी उस घर में नहीं रहना चाहता जहाँ आपस के रिश्तों को इस तरह गंदी नजर से देखा जाता है। हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। इस तरह घर से बाहर निकलने के बाद तो तुम दोनों को आज़ादी मिल जाएगी ना। निकलो निकलो इस घर से अभी के अभी, और जो करना है घर से बाहर जाकर करो। इस घटना के बाद लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन बाजार में घूमते वक्त तनु आलोक से मिलती है। एक्सक्यूज़ मी, आपका नाम आलोक शर्मा है ना? हाँ बिल्कुल, आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप अनुज के बड़े भाई हैं ना? उसने एक बार मुझे आपकी तस्वीर दिखाई थी, इसलिए मैंने आपको पहचान लिया। उसका नाम मतलब मेरे सामने, वो मेरा भाई नहीं दुश्मन है। जो कुछ भी हुआ उस बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ भैया। लेकिन तुम हो कौन और सब कुछ कैसे जानती हो? मैं अनुज की गर्लफ्रेंड हूँ और अब उसकी पत्नी। आप जानते हैं, आपने अनुष्का भाभी को घर से निकाल कर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अनुज को हमेशा अपना छोटा भाई कहा करती थी और अनुज भी उनका बहुत रिस्पेक्ट करता था। अगर छोटा भाई समझती थी तो सारा दिन उसके साथ घूमती फिरती क्यों थी? आपको गलतफहमी हुई है भैया। जिस बात को लेकर आप परेशान हैं वैसा तो कुछ है ही नहीं। अनुज तो अनुष्का भाभी को मुझसे मिलवाने के लिए लाया था और मेरे बारे में घर में किसी को बता नहीं सकता था, इसलिए ये बात आपसे छुपाई। ये तुम क्या कह रही हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मैंने क्या कर दिया? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अनुष्का भाभी एक अनाथ आश्रम में टीचर का काम करती हैं। आप वहां जाइए और उनसे जाकर माफी मांग लीजिए। अगले दिन अनाथ आश्रम में। अनुष्का प्लीज मुझे माफ कर दो और वापस घर चलो। नहीं आलोक, आपने मेरे पति होकर मेरे चरित्र पर शक किया, अपने छोटे भाई पर शक किया। ये बहुत गलत बात है।
मैं आपके साथ नहीं रह सकती। लेकिन मैं अपनी गलती मानता हूँ अनुष्का, मम्मी के भड़काने पर मैं उनकी बातों में आ गया था। तो अब मैं आप पर कैसे भरोसा कर लूं? कल को किसी और ने आपको भड़का दिया तो आप मुझे फिर से घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा अनुष्का, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और वैसे भी गलती मेरी है, मुझे सोचना चाहिए था। तुम्हारा और अनुज का रिश्ता देवर भाभी का रिश्ता था। ये सब मेरी गंदी सोच का नतीजा है। मैं तुम जैसे लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ आलोक। क्या देवर भाभी जैसे पवित्र रिश्ते को इतनी गंदी नजर से देखना सही है? क्या हम रिश्तों पर जरा सा भी भरोसा नहीं कर सकते? देवर भाभी का रिश्ता भाई बहन और माँ बेटे जैसा होता है। क्या लगता है आपको, हमें उस पर शक करना चाहिए? क्या हमें किसी को अपने दिल की बात कहने का मौका भी नहीं देना चाहिए?